मैं कपूर चंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST बीकॉम पार्ट थर्ड का टॉपिक है कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के समान अधिनियम द्वारा निर्मित होती है। सामान्य व्यक्ति की तरह ही कंपनी के जीवन काल में कई आर्थिक परिवर्तन होते हैं। कंपनी का चिट्ठा एक मानव शरीर की तरह होता है। जिस प्रकार से मानव का शरीर अस्वस्थ हो सकता है, उसी प्रकार से चिट्ठे के द्वारा ये देखा जा सकता है कि कंपनी स्वस्थ है या अस्वस्थ, मतलब क्या है कि उसकी लाभ की क्षमता कितनी है। और यदि कंपनी अस्वस्थ होती है, मतलब चिट्ठे के माध्यम से ये पता पड़े कि कंपनी लॉस में चल रही है, तो फिर उस प्रक्रिया को एक शल्य क्रिया सर्जरी के माध्यम से उसका आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार कर उसको पुनः एक लाभ की स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है, जिसे आंतरिक पुनर्निर्माण कहा जा सकता है। कंपनी लगातार हानि के कारण उसकी हानियाँ बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, तो कंपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही होती है और उस स्थिति से निकालने के लिए कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाता है। और पुनर्निर्माण दो प्रकार का होता है, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी की जो पूंजी संरचना है उसमें परिवर्तन किया जाता है और कंपनी का अस्तित्व है वो बना रहता है, उसमें कंपनी का समापन नहीं होता है। और उस पूंजी संरचना में परिवर्तन करके कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। इसे आंतरिक पुनर्निर्माण कहा जाता है। बाह्य पुनर्निर्माण के अंतर्गत जो वर्तमान कंपनी है उसका समापन होकर एक नई कंपनी में परिवर्तन किया जाता है और जो नई कंपनी है वो पुरानी कंपनी का चिट्ठे के माध्यम से उसके दायित्व और पूंजी खरीद ली जाती है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, उसमें मर्ज कर दिया जाता है। इसे बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसमें पहली है जब कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक टिपिकल क्लिष्ट हो और उसे सरल और सुविधाजनक बनाना हो। जब कंपनी के पिछले वर्षों की एकत्रित हानियाँ बहुत अधिक हों और उन्हें अपलित करना आवश्यक हो। जब कंपनी के चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियाँ पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हों, अर्थात कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें हानियाँ दिखाई गई हों, हानियाँ प्रदर्शित की गई हों। तो जब हानियाँ दिखाई जाती हैं तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसका असेट्स पक्ष और लायबिलिटीज पक्ष समान हो जाता है। लेकिन जब हानियाँ दिखाई गई हैं तो इसका मतलब है कि जितनी हानियाँ दिखाई गई हैं उतनी क्या है कि संपत्तियाँ कंपनी के अस्तित्व में नहीं है, या यूँ कहें कि उसने कंपनी ने खो दी हैं। जब कंपनी की समस्त अंश पूंजी और स्थिर लागत पूंजी के मध्य संबंध अर्थात पूंजी मिलान अनुपात कैपिटल गियरिंग रेशियो उचित न हो। जब कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो ताकि वे भावी विनियोजकों के लिए आकर्षक बन जाएं, जिसे खरीदने और बेचने का बाजार में उसका प्रचलन हो जाए। आंतरिक पुनर्निर्माण का प्रारूप निम्न प्रकार से होता है। इसमें आंतरिक पुनर्निर्माण में 3 प्रक्रियाएं हो सकती हैं। नंबर 1 अंश पूंजी में परिवर्तन, नंबर 2 अंश पूंजी में कमी करना, नंबर 3 कंपनी के सदस्य मतलब अंशधारी
और ऋण पत्रधारी और लेनदारों के साथ अनुविनेशन की योजना बनाकर आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए कंपनी के पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएट की अनुमति नियमों के अनुसार किया जा सकता है। अंश पूंजी में परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। यदि कंपनी की अधिकृत ऑथोराइज कैपिटल के बराबर अंश जारी नहीं किए गए हैं तो कंपनी जो जारी नहीं किए गए अंश उनको पब्लिक में जारी कर सकती है। और यदि अधिकृत अंश पूंजी सारी जारी कर चुकी हैं और कंपनी को और पूंजी की आवश्यकता है तो अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाकर उन अंशों को पब्लिक में जारी करके और पूंजी प्राप्त कर सकती है। नंबर 2, अंशों का समेकन करना, कंसोलिडेटेड ऑफ शेयर्स। जब किसी कंपनी के कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जाता है तो इसे अंशों का समेकन कहते हैं। अंशों के समेकन से कंपनी की कुल पूंजी में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन अंशों की संख्या कम हो जाती है। अंशों का उपविभाजन करना, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। जब कंपनी के अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित किया जाता है तो इसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं। अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में विभाजन करने का कंपनी की कुल पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इससे अंशों की संख्या बढ़ जाती है और कंपनी अपने समस्त अंशों का या उसके किसी भाग का उपविभाजन कर सकती है। ऐसा प्राय छोटे विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, अंशों को स्टॉक में तथा स्टॉक को अंशों में बदलना। एक कंपनी अपने पूर्ण प्रदत्त अंशों को स्टॉक में अथवा स्टॉक को पूर्ण प्रदत्त अंशों में परिवर्तित कर सकती है। अंशों को स्टॉक में बदलने पर सदस्यों के पास अंशों की निश्चित संख्या के स्थान पर स्टॉक पूंजी का एक निश्चित भाग होता है और अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करने से किसी भी मूल्य की स्टॉक पूंजी को किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन की सूचना 1 माह के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार को देनी होती है। कंपनी द्वारा सदस्यों के रजिस्ट्रार में भी अंशों की संख्या के बजाय स्टॉक की रकम सदस्यों के नाम दर्ज कर दी जाती है। अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, मतलब कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल और इशू की गई कैपिटल में जो डिफरेंस है वो है हमारी अनिर्गमित अंश पूंजी। एक कंपनी द्वारा अपने समस्त अनिर्गमित अंशों को रद्द करना कंपनी की अंश पूंजी में कटौती नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसे अंशों के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में कोई लेखा किया हुआ नहीं होता है। अतः इनको रद्द करने के लिए कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती है। केवल कंपनी की स्थिति विवरण में अधिकृत पूंजी में आवश्यक समायोजन किया जाता है।